क्या सर? मेरा नाम परमानंद है। मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ। 1998 में मैं रिटायर हो गया था। और ओआरओपी का जब पहला आंदोलन यहाँ जंतर मंतर पे शुरू हुआ था, मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने यहाँ जब मीटिंग में बुलाई थी, हमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपनी बड़ी बात नहीं कहूँगा, 80 या 85% जवान उस आंदोलन में कूदे थे। अपने परिवारों को त्याग करके पूरा साल तक उन लोगों ने अपने अलग अलग राज्यों से आके यहाँ अपना योगदान दिया। वेलफेयर के नाम पे 80% बेनिफिट आज अफसरों को मिला, 20% जवान को मिला। और वो भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मतलब आज तक ये मेरा सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हमारे की रिप्रेजेंटेटिव कितनी परसेंटेज है हमारी उस जो कमेटी बनी थी। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, मोदी सरकार ने कभी सोचा कि जवान भी इसमें बैठता है, या जनरल कर्नल सारी फैसिलिटी सब ऑफिसर की हाई रैंक को जाता है। आज जवान वो नहीं है जो 8वीं 10वीं पास, आज जवान भी बराबर ग्रेजुएट है, बराबर एलिजिबल है हर एक चीज के लिए, वो एजुकेटेड है, रैंक ही कम है, खाली ये है, ऑफिसर है। हमें कोई आपत्ति नहीं है अफसर से उभरते हुए, उनको अफसर का हक मिलना चाहिए। लेकिन एक जवान का जो बताओ, आज 23-24 हजार में वो शहर में अपने बच्चों को पालेगा, किराया देगा या बच्चों को उच्च शिक्षा देगा, क्या उसका जीवन जिंदगी भर तक अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक ऐसे रहेगा? हमारा सुधार क्या हुआ और हमारी तनख्वाह क्या हुई? आज भी मेरे को 24 साल रिटायरमेंट हो गए, 24-25 हजार रुपए में मैं चाहता हूँ, मेरा जैसा मकान नहीं है, मैं दिल्ली में आके मेरे को कोई जॉब नहीं आई, दोबारा कोई नहीं आई। उनके लिए ऑफिसर के लिए कोई गैस एजेंसी, कोई दूसरी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, क्यों सारी एजेंसियां। जवान के लिए कोई पॉलिसी बनाई? मैं पहला था, साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर यहाँ थे, जय जवान स्टॉल अंग्रेजों के जमाने के अलॉटमेंट होते थे। मैंने पहला मुद्दा उठाया था राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली से कि हमारे जवानों के लिए भी कुछ ऐसा, या डीडीए में कुछ 2-4 दुकानों का अलॉटमेंट दो। लेकिन 10 साल के बाद अमेंडमेंट डीडीए को गया और आज मुश्किल से कुछ दुकानें वो अलॉटमेंट करते हैं। क्या जवानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी? हम अपनी लड़ाई अनुशासन से मान रहे हैं। और मैं यही कहूंगा सब जवानों भाइयों को, सब कहूंगा, हम अनुशासन के लोग हैं। इस मुहिम में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको हमको भड़काएंगे या वो कुछ अपशब्द बोलेंगे। जवान कभी भी अपनी मर्यादा से वो दूसरे इल्लीगल कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं देगा। और हमारी लड़ाई अपने हक के लिए, हमें भी अपना परिवार भी, हमें भी खुशियां चाहिए, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिले, हमारा बच्चा भी एक सपना कहीं विदेशों में जाके कहीं नौकरी कर सके। लेकिन हम इस 22-23-24 हजार की जो 24-24 साल के रिटायर हुए, क्या हम जीवन यापन कर लेंगे? उसमें कर सकते हैं। आज एक जो है गवर्नमेंट का 4th क्लास का भी जो है वो क्या लेता है सैलरी, और आज हमारा क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ 25 साल तक हमको पूछ रहा हूँ, ऑफिसर के लिए फैसिलिटी दी है आपने, क्या जवान के लिए क्यों नहीं है? 25 साल में कभी पूछा एक जवान को? कोई एमएलए या सांसद, हमारे जनरल वीके सिंह जी हैं, कभी उन्होंने अपने इलाके में बुलाया हो, मेरे जवान है इस इलाके में, यूपी में जवान है, आ जाओ तुम्हारे सामने चाय पीता हूँ, ऐसा मुझे कोई मुद्दा दिखा दे। मैं खुद 24 साल का मैं रिटायर एक्स नेवी हूँ। क्या है जवानों के लिए कोई वो नहीं है कहीं भी? उनके लिए पूरे सब रेजिडेंट्स बने हुए, सब बने हुए, जहां जाओ गेस्ट हाउस है, 80% उनका रिजर्वेशन, 20% जवान। कभी नैनीताल घूमने के लिए मैं 3 बार गया, कभी भी मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिला वहाँ गेस्ट हाउस में। क्यों? हमारे लिए 4, हमारी परसेंटेज 80, वेलफेयर उनकी 80%, हमारा परसेंटेज 20, वेलफेयर कुछ नहीं। मतलब हमारा परसेंटेज उस रेशो में, हमको भी अपना हक है कि हमारे को भी हमारा जीवन स्तर जो है जवान का वो अप होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हमारी कुछ मांगे। तो 25 साल पहले महंगाई कुछ और थी और आज 25 साल बाद कुछ महंगाई और है, और पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई होगी अभी तक। देखो, हम नहीं कहते मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन किया, हमको पहले के मुकाबले कुछ मिला, हम कह रहे हैं। लेकिन जो अभी ओआरओपी के मुद्दे थे, इसमें ओआरओपी 2 पे मेजर जनरल सतवीर सिंह पे हम विश्वास किए, क्योंकि हमने बॉस माना उनको, ठीक है ना? तो हमने कहा हमारा भी इसमें मुद्दा होगा कि जवानों को। लेकिन ये तो जब बाहर निकल के आया, खाता निकल के आया कि जवान को कितना मिल रहा है, अभी भी कईयों को पेंशन आई है, कईयों की नहीं आई है, तो उसमें भी कईयों की इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कईयों का नहीं हुआ है। सच कह रहे थे आपके मित्र जो है कि 36 लाख लोगों की तो कुछ की पेंशन घट गई है, कईयों की घट गई है, कईयों की उसमें कई ग्रुप हैं, उनमें ये खामियां जो है सरकार को सोचनी पड़ेगी। हम तो यही चाहते हैं ये मुद्दा सरकार सोच समझ के इसको कहीं आगे ना बढ़े, हमारे जवानों के हितों की रक्षा को करते हुए हमारे जवानों के परिवारों कुछ फैसले जो सेना के बड़े अधिकारी लेते हैं वो उच्च
सरकार के दिमाग तक ना जाते हो फैसले, नहीं जाते। और वो अपने अपने आपस में फैसले कर लेते हो, सरकार को ना पता हो उन फैसलों के बारे में। JCOR का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। JCOR का रिप्रेजेंटेटिव परसेंटेज होनी चाहिए। जब उनके 15 आदमी कमेटी में है, कम से कम 5 हमारे जवान होने चाहिए। आज तक किसी ने ये मुद्दा उठाया नहीं। मेजर जनरल सतवीर सिंह जी कर्नल आते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल आते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर सब आते थे। मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो 24 साल रिटायर हुआ। लेकिन एक चीज देखिए, देखो हर एक आदमी चाहता है अपने जीवन को व्यापन अच्छे तरीके से। मैं भी ये चाहता, हम भी जब जाते तो वेलफेयर कहते आपको एक्स सर्विसमैन की तो जॉब बहुत है, लेकिन हमको मिलती कितनी है। राज्य सैनिक बोर्ड में जाते हैं, जवान बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं, पूछते हैं कोई वैकेंसी नहीं है। किसके लिए वैकेंसी है? पेट्रोल पंप मिलते हैं, ऑफिसर को मिलते हैं। बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी मिलती है, ऑफिसर को मिलती है। जो जवान नहीं, आज जवान भी बराबर एजुकेटेड, तो हक का भी अफसर भर्ती हुए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन हमारा भी अपना एक परिवार को प्लान करने के लिए हमको भी कुछ चाहिए। रिटायरमेंट के बाद तो सैनिकों को छोड़ दिया जाता है बिल्कुल अपने भरोसे, कि उनका सिविलियंस है, उन्हीं के बराबर जवान की भी वैल्यू होती है। हाँ, सरकार छोड़ देती है। क्लास 4th का जो लेता है वो देखो तनख्वाह क्या लेता है। क्लास 4th का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, हम तो क्लास 4 से भी गए। जवान की जो आज भी सरहद पे हमको बुलाते हैं, तो हमारी उस मातृभूमि के प्रति हमारी श्रद्धा है। आज भी हम अपने जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये उनसे कहो, मिनिस्टरों ने कितने बच्चों को अपने बॉर्डर दिखाया, कितने बच्चों को लंदन ले जाएंगे, गोवा ले जाएंगे, विदेश में ले जाएंगे, विदेश पढ़ा सकते। हमारी इच्छाएं नहीं होती हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के एजुकेटेड अच्छे आगे बढ़े। 25,000, 20,000, 26,000 की पेंशन में तो नहीं कर पाएंगे सर आप लोग। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आज देखिए ना बच्चों की एजुकेशन क्या है। बच्चा अगर या तो रिजर्वेशन कोटा हो, गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसी हैं, बच्चा रिजर्वेशन कोटा नहीं है तो एक्स सर्विसमैन का कहाँ रिजर्वेशन कोटा है, उसमें भी काटे जा रहे हैं, बराबर उनको 2,000 3,000 काट रहे हैं उसमें भी काट रहे हैं। तो हमारा यही है, सरकार से इस मुद्दे को गहराई से सोचे, और जो भी अधिकारीगण है वो इसको विनम्रता से हमारी। मेरा एक निवेदन और है सरकार से, अगर जो सैनिक हैं, जो लड़ते हैं, जो लाचार हो गए हैं, या जिनकी जो फौज पे शहीद हो गए हैं, उनकी जो परिवार बसते हैं, उनके जो बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, उनको कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि ताकि वो आगे जाकर उन परिस्थितियों में ना आ पाए कि पैसे की तंगी की वजह से ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। सरकार को कुछ ऐसा कार्ड बना के देना चाहिए उनको, कि वो लोग ना अपने आप को ऐसा ना समझे कि मेरे माँ बाप खत्म हो गए, ऐसा ना समझे, मतलब उनको ऐसा ना समझे कि हमको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उनके लिए कुछ आरक्षण ऐसा रखना चाहिए सरकार को कि बेचारे वो कामयाब हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये मुद्दे सरकार को सोचनी चाहिए ना। पॉलिसी जो बनाते हैं कौन बनाते हैं? सरकार से मेरा निवेदन है, पॉलिसी बनाती है उनको देखना चाहिए ना। जवान बॉर्डर पे आगे गोली खाने के लिए पहले जवान रहता है, सबसे बड़े आगे। जो फौजी रिटायर होके आ गया उसका वो तो संभालेगा, जो रिटायर होकर नहीं आया, जो शहीद हो गया, उसकी विधवा बची, वो बेचारी इतनी सामर्थ्य नहीं है अपने बच्चों को पाल के कुछ कर पाए, पेंशन भी कम तो पेंशन भी कम हो जाती है। वो बेचारी नहीं संभाल पाती बच्चों को पालना, उनको नौकरी लगाना है। तो उसमें कुछ ऐसा आरक्षण मिले उनको बेचारों को, ताकि उनके बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले पाए, उनको कुछ छूट मिले सरकार की तरफ से। कुछ परसेंटेज कॉलेजों में मिलती है, लेकिन वो एलिजिबल बराबर नहीं है ना। अब मानो 2 सीटें हैं और वहाँ 400 बच्चे की एक्स सर्विसमैन के आगे दो से क्या होगा? एक कॉलेज में अगर एडमिशन 1000 हो रहे हैं, उसमें क्या रहेंगे? 2 रिजर्वेशन। तो एक पॉलिसी अमेंडमेंट उनको गवर्नमेंट को करना चाहिए। जवान के प्रति अपनी श्रद्धा और आखिरी त्याग को समझना पड़ेगा। आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी यही कहना चाहूंगा, ये जो हमारी आज जो जवान इस तरीके से पूरे राज्यों से जुटे हैं, ये आवाज हमारी सरकार तक जाए और हमारे जीवन स्तर को, चाहे हमारे अलाउंस है, चाहे जो भी त्रुटियां हैं, उनको खत्म करके सरकार इस मुद्दे को समाधान अतिशीघ्र करे। नहीं हुआ तो ये गांव-गांव में जाएगा मुद्दा? नहीं मुद्दा होगा तो फिर अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी आगे के लिए रणनीति बनाएगी, हम एक्स सर्विसमैन आज तक आवाज नहीं उठाई थी, आज तक आवाज नहीं उठाई थी। हमें विश्वास था कि मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने हमारा हक रखा होगा, लेकिन हमको अपना हक मिला नहीं। आज क्यों आए हैं यहाँ जवान? आज इसीलिए आए हैं, जवान तरसता रहा मुझे मिलेगा मिलेगा। आज जब थाली में देखा 4 रोटी दिखाई गई, उनमें 1 रोटी तुम्हारे को मिल रही है, सब्जी गायब है, सब्जी गायब है, दूसरी चीज नहीं है। वहाँ पूरी थाली पसोरी जा रही है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक दर्द आता है, एक फौजी का दर्द आता है जब हम अपने परिवार का व्यापन करते हैं उस गरीब परिस्थिति। आज मेरी माँ 84 साल की है, अनपढ़ है, माना वाइफ मेरी कैंसर पीड़ित है, मैं फ्रैक्चर है, मेरा एक लड़का एक लड़की है। लड़की की शादी करी, मैंने जो पैसा था लगा दिया।
अब मानो मैं शहर में रह रहा हूँ, मैं किराया भी दे रहा हूँ, मैं लड़का मेरा प्राइवेट नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैं किस तरीके से आगे का जीवन व्यापक बेटे ने अगर साथ नहीं दिया तो बुढ़ापा कैसे कटेगा फिर? बुढ़ापा कटेगा, काट रहे हैं हम, काट रहे हैं, फिर भी एक जज्बात है, उस देश के प्रति जज्बात है, हम काटेंगे। यही फौजी की एक हाँ, ये फौजी का अनुशासन में रहते हुए अपने जीवन को व्यापन करेंगे, उस परमेश्वर का जरूर आशीर्वाद। फौजी जब तक शांत है, जब तक शांत है, शांत है, शांत है, सरकार शांत रखते ही हम शांत ही रहेंगे, हम कभी उग्र रूप में नहीं आ सकते। ये हमारे ये सोचना सरकार को है ये सोचना सरकार को, कि फौजी कब तक शांत शांत रहेगा। रहेगा, कब तक उसको शांत रखा जाएगा। शांत रखा जाएगा, ये सरकार को सोचना चाहिए और ये आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, बहुत आपके माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से। बहुत शुक्रिया सर।